हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। सानों के सामंत थे श्रीगुप्त और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। गुप्ता डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय श्रीगुप्त बट गुप्ता पीरियड वॉज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त काल की शुरुआत की गई। तो जब गुप्त काल कहते हैं, गुप्ता पीरियड कहते हैं, दैट मीन्स गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत 319-20 ईस्वी से होती है और वो चंद्रगुप्त प्रथम है। लेकिन श्रीगुप्त और घटोत्कच की चर्चा ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है। दे आर नॉट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रीगुप्त वाज द ओनली फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। बट गुप्ता पीरियड इज स्टार्टेड फ्रॉम 319 AD। 319 ईस्वी में 320 ईस्वी से गुप्त काल की शुरुआत होती है। द फाउंडर वाज, द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र हुआ काच। काच को पदस्थापित करके रिप्लेस करके आफ्टर रिप्लेसिंग काच समुद्रगुप्त बिकेम द किंग। आफ्टर समुद्रगुप्त रामगुप्त बिकेम द किंग। रामगुप्त राजा बना और रामगुप्त को रिप्लेस करके आफ्टर रिप्लेसिंग रामगुप्ता चंद्रगुप्त सेकेंड बिकेम द किंग। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, हु इज नोन एज विक्रमादित्य इन इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में जो गुप्त शासक जो विक्रमादित्य कहा जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। हालांकि याद रखिएगा पहला विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला शासक चालुक्य शासक था जिसने विक्रम संवत की शुरुआत की। और इस तरह से आप देखेंगे विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला 14वां व्यक्ति जो था, कौन था? हेमू था ना, हेमचंद्र। हेमू था जिसके साथ में ये अकबर का युद्ध हुआ था, जो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बैरम खां और हेमू के बीच। बैरम खां और हेमू के बीच आदिल शाह का वो था प्रतिनिधि और इधर अकबर का प्रतिनिधि था बैरम खां। मीडिएवल इंडिया में हम लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त काल। गुप्त काल के संदर्भ में याद रखिएगा, अच्छा, जो विंध्याचल पर्वत के ऊपर का जो भाग है ये आर्यावर्त कहलाता है और नीचे का भाग जो है ये दक्षिणापथ कहलाता है। ये इसकी चर्चा इसीलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि समुद्रगुप्त वाज द लास्ट रूलर। समुद्रगुप्त अंतिम शासक था जिसने उत्तर और दक्षिण की एकता को स्थापित करने का प्रयास किया। Who had tried to integrate north and south. He was the last ruler. After that, समुद्रगुप्त के बाद एक हर्षवर्धन है जिसने उत्तर भारत की एकता को स्थापित किया था। Who had integrated North India, but he didn't went to south because he was defeated by पुलकेशिन सेकेंड। हर्षवर्धन दक्षिण नहीं जा सका क्योंकि उसे पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था 630 ईस्वी में। तो हर्षवर्धन फिर उत्तर भारत की एकता को स्थापित करने वाला अंतिम व्यक्ति है। उसके बाद फिर राजपूत शासक हो जा रहे हैं, छोटे छोटे राजवंश आ जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप याद रखेंगे कि जो गुप्त काल है, गुप्त काल में एक बार फिर से राजनीतिक एकता स्थापित की गई। अगेन पॉलिटिकल यूनिफिकेशन वाज डन इन द पीरियड ऑफ गुप्ता पीरियड और इन द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त। लेकिन यह भी उतना बड़ा नहीं है मौर्य साम्राज्य की तरह, अफगानिस्तान से लेकर के कर्नाटका तक। यह केवल दक्षिणापथ यानी कि जो दक्कन का पठार है उस एरिया में है और उत्तर के भाग में है। उत्तर के 9 उत्तरावर्त के आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। वी कम टू नो अबाउट दिस थ्रू द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से हम लोग को पता चलता है। प्रशस्ति मीन्स व्हाट? इन प्रेज, प्रशंसा में लिखी गई जो इंस्क्रिप्शन होती है, जो अभिलेख होते हैं, जो किसी की प्रशंसा में लिखे जाते हैं, उसे प्रशस्ति कहते हैं।
तो आर्यावर्त और दक्षिण भारत की एकता को स्थापित करने का श्रेय गुप्तों को जाता है। हालांकि गुप्त काल स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन याद रखेंगे कि स्वर्ण युग का जो कॉन्सेप्ट है, गोल्डन एज का जो कॉन्सेप्ट है, वो लिमिटेड है, सीमित है। व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चरल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट इन दैट सेंस, जब हम लोग सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उत्थान की बात करते हैं तो उस संदर्भ में यह स्वर्ण युग है। इट वॉज द गोल्डन पीरियड, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि इसी समय में आर्यभट्ट हुए, बराहमिहिर हुए, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिनके थ्योरीज को इवन कि कोपरनिकस ने फॉलो किया, या फिर आगे जो देखते हैं कि न्यूटन ने फॉलो किया। क्योंकि जो थ्योरी, ग्रेविटेशन की थ्योरी बाद में 14th, 15th, 16th सेंचुरी में यूरोप में होती है, वो ग्रेविटेशन की थ्योरी यहां दी जा चुकी थी। जिस तरह से सौरमंडल की खोज की गई थी कोपरनिकस के द्वारा, तो वो हमारे आर्यभट्ट ने पहले ही कर दिया था। तो इस सेंस में अगर आप कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इट वाज अ गोल्डन पीरियड। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गोल्डन पीरियड। कालिदास इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और यू मे से दैट शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप। आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि तो महाकाव्य, 7 महाकाव्य की रचना की कालिदास ने। तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर्ण युग था, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो डिक्लाइन हो रहा है, फ्यूडलिज्म स्ट्रांग हो रहा है, सामंतवाद मजबूत हो रहा है। और सामंतवाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी सातवाहनों के काल में। इन द पीरियड ऑफ सातवाहन लैंड ग्रांट सिस्टम स्टार्टेड, भूमि अनुदान प्रणाली की शुरुआत हुई, और इसी भूमि अनुदान प्रणाली ने भू राजस्व का अधिकार दिया, राइट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन किया, सैनिक उत्तरदायित्व को निर्धारण किया। और इसी संदर्भ में कर मुक्त भूमियां दी गई थी सेनापतियों को, सैनिकों को जो दी गई, तो उसमें राजा के नीचे राजा की अवधारणा आई, यानी टैक्स नहीं लेना, टैक्स कलेक्ट करना है और अपनी सेना भी रखना है। तो ऐसे में क्या था कि अब वो एरिया का तब तो वो मालिक हो गया, लेकिन वो मालिक नहीं है, उसके ऊपर भी कोई मालिक है, मास्टर अपॉन द मास्टर, मतलब उसके ऊपर भी मास्टर है। और यही कारण है, मैंने कहा था कि इस टाइम पीरियड में क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विकेंद्रीकरण होती है, क्षेत्रीय शक्तियां शक्तिशाली होती हैं, सामंत शक्तिशाली होते हैं। सामंत इतने शक्तिशाली हो गए, फ्यूडल बिकेम पावरफुल, सो दे वर कॉल्ड किंग, वे राजा कहे गए। उन्होंने राजा का टाइटल लिया, दे हैव टेकन द टाइटल ऑफ राजा, महाराजा। व्हेन टाइटल्स ऑफ राजा एंड महाराजा वे आर टेकन बाय द फ्यूडल्स, जब सामंतों के द्वारा राजा महाराजा की उपाधि ली गई, तो गुप्तों ने क्या किया, महाराजा धीराज की उपाधि ली, परम भट्टारक की उपाधि ली, परम भागवत की उपाधि ली। तो बड़ी बड़ी उपाधियां लेना यह भी बताता है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सेंट्रल पावर कमजोर हो रही है। और हालांकि समुद्रगुप्त ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडलिज्म है, वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो यहां एक क्वेश्चन आता है कि सामंतवाद मजबूत स्थिति में कहां था, तो ये गुप्तों के समय में। लेकिन सामंतवाद की पृष्ठभूमि कहां तैयार हुई, तो सातवाहनों ने तैयार की, जब भूमि अनुदान प्रणाली शुरू हुई, लैंड ग्रांट सिस्टम वाज स्टार्टेड। तो ना अब देखेंगे कि ये गुप्त काल में उत्तर जो है, उत्तर का जो भाग है, यानी हिमालय से लेकर के विंध्याचल तक का भाग, ये आर्यावर्त कहलाता है, इसके नीचे का भाग दक्षिणापथ कहलाता है। उत्तर दक्षिण की एकता को स्थापित। एक और मैंने पॉइंट बताया था कि अगर व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुप्ता पीरियड, अगेन डिक्लाइन, फिर से देखते हैं कि पतन की स्थिति है। क्यों पतन की स्थिति है? हालांकि बोला जाता है कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का इन्होंने ही चलाया, लेकिन आप देखिएगा सोने के सिक्का में मिलावट, यानी शुद्ध सोने का सिक्का नहीं है। ठीक है, तो गुप्ता जी मिलावट कर दिए। तो ये जो मिलावट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वीक है, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, अधिक सोने का सिक्का तो चलाया, लेकिन उसमें वो शुद्धता की कमी है, प्योरिटी कम है,
और इस कारण से बोला जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन भी डिक्लाइन कर रहा है। अब फ्यूडलिज्म के डेवलपमेंट का एक रीजन यह भी है कि दे वर अनेबल टू पे मनी, पे करेंसी, पे कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, और सो दे पेड लैंड्स। वे लोग मुद्रा, सोने की मुद्रा देने में सक्षम नहीं थे, तब इन लोगों ने क्या दिया, जमीन दिया, और तब उस जमीन पे क्या हुआ, सामंतवाद का उदय हुआ। तो सामंतवाद का उदय एक जो कारण है वो भूमि अनुदान प्रणाली के कारण उसका उत्पन्न हुआ। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं गुप्त काल का संस्थापक कौन था। तो गुप्त काल का संस्थापक पे अभी चर्चा हो चुकी है, तो इसके कुछ शासकों को देख लेते हैं। हालांकि देखिए, आप लोगों ने याद कर रखा होगा, सबसे पहले श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच। हालांकि ये दोनों पौराणिक है, हिस्टोरिकल है। उसके बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद काच, काच के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद फिर गोविंद गुप्त आता है, फिर कुमारगुप्त आता है, स्कंद गुप्त आता है, और एट लास्ट आइदर भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। कुछ किताबों में विष्णुगुप्त को लास्ट रूलर माना जाता है, लेकिन अधिकांश किताबों में जैसे वायु पुराण वगैरह है ना, वो विष्णुगुप्त को मानता है। लेकिन जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उससे 510 ईस्वी का अभिलेख, एक एरन अभिलेख प्राप्त होता है, और वो किससे संबंधित है, भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती हो जाती है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सती सिस्टम 510 ईस्वी, 510 ईस्वी एडी, गुप्ता पीरियड, गुप्त काल में। चलिए, तो शासक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग शासक वर्ग की। तो गुप्त काल में शासक वर्ग की चर्चा करते हैं। संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? फाउंडर वाज श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन 280 एडी। 280 ईस्वी में गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ईस्वी सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एक्सप्लेनेशन में ईस्वी सन आ जाएगा। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो 319-20 ईस्वी में इसने गुप्त काल की शुरुआत की, और ये 335 ईस्वी तक है, 335 तक। हालांकि 334, कहीं कहीं 334, 334 दिया रहता है, एडी दिया रहता है। और इसके बाद समुद्रगुप्त, काच को हटाकर समुद्रगुप्त बना, ये 335 से 375, 375 एडी तक। और यहां पर क्या होता है, फिर रामगुप्त आता है। रामगुप्त जो है 5 साल लगभग रहा, 375 से 380 एडी, 380 एडी, 375 ईस्वी से 380 ईस्वी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सबसे शक्तिशाली और महान शासक बोला जाता है। इसके दरबार में दरबारी नवरत्न थे, नवरत्न थे ना, कालिदास, वरामिहिर, अमर सिंह, धनवंतरी, छपनक, शंकु, घटपरकर और वररुचि, बेताल भट्ट। ये टोटल जो 9 रत्न थे इसके दरबार में, 9 रत्न थे इसके दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। और तो इसके अलावा तो इसके समय में सांस्कृतिक उत्थान भी होता है। साथ ही साथ इसका एक अभिलेख प्राप्त होता है, मतलब इसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र अभिलेख, उसमें भी गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना गया है। हम लोग उसी से पता चलता है कि श्रीगुप्त इसका फाउंडर था। किससे? प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र लेख, पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन जो है, कॉपर इंस्क्रिप्शन, पूना ताम्रपत्र लेख जो है, उससे हम लोग को पता चलता है कि इसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। वी कम टू नो अबाउट द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्त थ्रू द पूना इंस्क्रिप्शन, पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन, पूना ताम्र लेख से हमें जानकारी मिलती है, which was issued by प्रभावती गुप्त, जो प्रभावती गुप्त के द्वारा जारी किया गया। प्रभावती गुप्त was the डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका काल कितना है? 380 से 412, 412 तक। फिर उसके बाद गोविंद गुप्त आता है, और गोविंद गुप्त के बाद 415 में आ जाता है कुमारगुप्त आ जाता है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त। अब भानुगुप्त से रिलेटेड 510 ईस्वी का एक अभिलेख है, एरन अभिलेख, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है।
जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑन सती सिस्टम, सती प्रथा पर प्रथम अभिलेख, फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल डिस्क्रिप्शन of Sati system was given in the period of Bhanugupta when the military commander of Bhanugupta Goparaj died. जब गोपराज की मृत्यु हुई, his wife died with him, तो उसके साथ में वो जलकर राख हो गई, मर गई, और इसी को बोलते हैं सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ सती सिस्टम इन द पीरियड ऑफ भानुगुप्त, भानुगुप्त के काल में। एंड लास्ट रूलर वर आइदर भानुगुप्त और विष्णुगुप्त, कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। ये सामान्य सा जनरल टाइप का क्वेश्चन है। कुछ चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीजें जो अभिलेखीय साक्ष्य वगैरह वो गायब हैं, तो अंतिम काल के समय में एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। तो फर्स्ट रूलर वाज श्रीगुप्त, आफ्टर श्रीगुप्त घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। देन काच, आफ्टर काच समुद्रगुप्त, द मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली है समुद्रगुप्त। देन रामगुप्त, एंड आफ्टर रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, हु इज नोन एज विक्रमादित्य इन हिस्ट्री, और विक्रमादित्य जाना जाता है, ये तो सबसे शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली के साथ साथ, मतलब कि सबसे शक्तिशाली नहीं, लेकिन शक्तिशाली के साथ साथ ये क्या है, महान इसीलिए बोला जाता है कि इसने कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम किया, सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम किया, साहित्य के क्षेत्र में उत्थान हुआ। नहीं, डिफरेंस ये हुआ ना कि जो हिस्टोरिकल एक होता है, एक हिस्टोरिकल होता है, इसमें फर्क है। हिस्टोरिकल मतलब कि अभिलेख वगैरह में केवल इसके बारे में जानकारी मिली है, लेकिन इसका कोई अभिलेखीय साक्ष्य, मतलब इसका जो पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिलता है 2 सिल्वर कॉइन्स, ये रिलेटेड टू चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। और चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित कई, इसी से संबंधित जो मेहरौली का जो स्तंभ लेख है उसमें भी चंद्र शब्द लिखा गया है, और चूंकि वो गुप्ता पीरियड का है इसीलिए उसकी भी पहचान की जाती है गुप्त काल से संबंधित। तो एग्जैक्ट जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहला शासक यही है, सो ही इज नोन एज द रियल फाउंडर, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और ऐसे अगर देखिएगा तो फर्स्ट रूलर जिसकी चर्चा मिलती है वो इन इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों में मिलती है। जहां भी वंशावली दी हुई है ना तो वहां पर मिलती है, तो वो श्रीगुप्त की मिलती है। इसीलिए गुप्त वंश का संस्थापक किसको बोला जाता है, गुप्त काल ने। गुप्त काल दैट मीन्स जहां से टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, और गुप्ता पीरियड वाज स्टार्टेड फ्रॉम 319 to 320 BC। गुप्त संवत की शुरुआत जो होती है 319-320 ईस्वी में। जब गुप्त संवत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो याद रखिएगा विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत, तो विक्रम संवत कब का है, विक्रम संवत है, विक्रम संवत 58 BC, 58 BC। एंशियंट, द एंशियंट टाइम पीरियड इन इंडिया, भारत में सबसे प्राचीन जो समय काल है वो है विक्रम संवत, विक्रम संवत। आप लोगों को पता होगा, हालांकि भारत ने जो राजकीय स्तर पर जो गवर्नमेंट ने जो एक्सेप्ट किया है वो शक संवत को, शका पीरियड, तो शक संवत को स्वीकार किया है। और शक संवत जो है वो कब का है, 78 AD, 78 AD, 78 ईस्वी में विक्रम संवत। अब नेक्स्ट हो गया गुप्त संवत, नेक्स्ट हो गया गुप्त संवत। तो गुप्त संवत की बात करेंगे तो गुप्त संवत की शुरुआत कब होती है, तो गुप्त संवत होता है 319-20 ईस्वी, 319-20 ईस्वी AD। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप जनवरी फरवरी करते हैं तो चैत का जो महीना होता है वहां से शुरुआत होती है जनरली हमारे ईयर की जो, तो उस संदर्भ में क्या होता है कि अलग अलग टाइम पीरियड को देखा गया तो कुछ जगह पर 319 आ रहा है, कुछ में 320 आ रहा है। तो 319-20 इसको नहीं, दोनों नहीं रहता है, कभी नहीं रहेगा, आइदर 319 और 320, और दोनों रहेगा तो ई मार देंगे, हाँ, इसीलिए 319-20 ईस्वी सब जगह दिया हुआ है। नहीं, हाँ, सबकी उपाधि है, उस पर चर्चा करेंगे, सबको अलग अलग भी पढ़ना है। अभी तो स्टार्ट ही हम लोगों ने किया है, अभी सबको अलग अलग देखना है। श्रीगुप्त और घटोत्कच को छोड़ दिया जाए तो पहला शासक जो चंद्रगुप्त प्रथम है, फर्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम से ही हम लोग स्टार्ट करें। महाराजा धीराज की उपाधि लिया था, सबने लिया था अलग अलग उपाधि।
समुद्रगुप्त के लिए भी समुद्रगुप्त को बोला जाता है, ये लिच्छवी दौहित्र बोला जाता है। लिच्छवी एक्चुअली क्या है ना, चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमार देवी थी, कुमार देवी थी। और भी उपाधि है, ढेर सारी उपाधियां हैं, लेकिन लिच्छवी दौहित्र करने का एक अर्थ यह है कि चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमार देवी थी, कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। अब लिच्छवी राजकुमारी है तो लिच्छवी का जो नरेश हो गया वो इसके नाना लगते हैं समुद्रगुप्त के। लिच्छवी दौहित्र करने का मतलब वही है, लिच्छवी का नाती, लिच्छवी शासक है उसका नाती, तो लिच्छवी दौहित्र शब्द का प्रयोग किया गया इसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए किया गया। तो वो आगे करेंगे हम लोग। तो ये मैं बता रहा था कि गुप्त संवत की शुरुआत यहां से होती है। तो 4 संवत आप लोग को याद रखना है। पहले भी मैंने कहा था कि फिर मैं चर्चा करूंगा और आगे भी चर्चा करूंगा जब मैं हिजरी संवत पढ़ाऊंगा। हिजरी संवत, हिजरी संवत कब का है? 622 ईस्वी का, 622 एडी हिजरी पीरियड। तो ये 4 टाइम पीरियड आप लोग को याद रखना है। विक्रम पीरियड, विक्रम संवत 58 बीसी 58 ईसा पूर्व, शक संवत, शक पीरियड 78 एडी 78 ईस्वी। अच्छा, विक्रम संवत की स्थापना जो विक्रमादित्य, चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने, चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने शक शासक को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और वहीं से एक नया टाइम पीरियड शुरू किया, तो विक्रम संवत हो गया। तो एक चालुक्य शासक था, उसके संदर्भ में एग्जैक्ट नाम नहीं प्राप्त होता है, बस चालुक्य शासक ने शकों को पराजित किया, विक्रमादित्य की उपाधि ली, विक्रम संवत की शुरुआत की 58 बीसी में। और ये कुषाण शासक कनिष्क ने फिर शकों को हराया और उसके चूंकि शक काफी शक्तिशाली थे और शक से काफी वीरता से लड़े, तो उसके सम्मान में शक संवत शुरू किया 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। इसके बाद गुप्त काल की शुरुआत होती है 319-20 ईस्वी में, 319-20 ईस्वी में, और हिजरी संवत है 622 ईस्वी। क्लियर, दिमाग में बैठ गया? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, काच, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, गोविंद गुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, आयदर भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं पहला शासक, और पहला शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, महत्वपूर्ण शासक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? कुछ क्वेश्चन देखिए, जनरली क्या है कि बहुत डिटेल से हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और लेकिन जो फैक्ट्स के स्तर पर पीटी, हम लोग बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है बीपीएससी पीटी में क्या क्या फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम का काल जो है 319 से 335 ईस्वी तक, 319 से 335 ईस्वी, अभी भी चर्चा हुई थी, 319-20 से 334-35 तक, 335 ईस्वी तक इसका काल है। यह क्या है? वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अगर डायनेस्टी बोलेंगे तो रियल फाउंडर, और गुप्ता पीरियड कहेंगे तो यही फाउंडर है। गुप्त संवत की शुरुआत इसी ने की, और गुप्त संवत की शुरुआत तो यहां पर याद रखेंगे रियल फाउंडर, और यहां पर क्या है? गुप्त संवत, गुप्त संवत का संस्थापक, गुप्त संवत का संस्थापक, फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड। अब क्या है ना कि एक बार क्वेश्चन दे दिया था, यूपीएससी दे दिया था, और यूपीएससी में यही पूछा हुआ था गुप्त संवत का, चूंकि यूपीएससी में क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है, उसका हिंदी रूपांतरण किया जाता है। तो क्वेश्चन मतलब आप देखिएगा कि और लिखा हुआ भी रहता है, अगर हिंदी में कहीं डाउट हो तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन मान्य होगा। और वहां क्वेश्चन था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड, वहां कहने का अर्थ है कि गुप्त संवत का संस्थापक कौन था। बहुत लोग क्या हुआ, श्रीगुप्त मार दिया, बाद में आंसर देखा गया कि आंसर ने यूपीएससी एक्सेप्ट किया इसको, चंद्रगुप्त प्रथम को, तो इसके कारण से ये काफी पॉपुलर हुआ था। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत का संस्थापक, गुप्त काल का संस्थापक बोलते हैं, लेकिन जब गुप्त वंश पूछ दे, डायनेस्टी पूछ दे, तब वहां श्रीगुप्त ही देंगे। जो विक्रम संवत, विक्रमादित्य की उपाधि किसने लिया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो उसी ने चलाया। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, गुप्त वंश का कौन सा शासक है जिसने विक्रम संवत चलाया, तो स्वाभाविक सी बात है जो भी कोई संवत चला रहा है तो उस तरह की उपाधि ले रहा है, विक्रमादित्य की उपाधि उसने लिया, तो विक्रमादित्य, विक्रम संवत उसी ने चलाया। कुछ चीजें कॉमन सेंस से बनती है, जरूरी नहीं है कि आपका पढ़ा हुआ रहेगा, और यही एक खासियत होती है सिविल सर्विस के लिए, सिविल सर्विस के स्टूडेंट के लिए। 8-10 क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा बना देता हूं जो मैंने पढ़ नहीं रखा है, लेकिन वो एलिमिनेशन टाइप का जो आपकी आदत बनी रहती है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, उस तरह से बन जाता है। तो उसको थोड़ा सा,
और लेकिन शुरू में जब भी बनाना चाहिए, जब भी आप एग्जाम देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिना दिमाग लगाए, जो मूर्खिस्तान वाला जो नन्हे सम्राट में दिया रहता है कि दिमाग लगाना मना है, तो पहली बार जब आप क्वेश्चन 150 क्वेश्चन देख रहे हैं, फटाफट जो एकदम क्लिक कर रहा है उसको टिक करते चले जाइए। मतलब पहली बार में क्या होता है ना, और एक बार जो क्लिक कर गया उस पर विचार नहीं करना है, विचार कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। एक बार में फटाफट देखते गए एग्जैक्ट, और उसमें क्या होता है कि कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, लेमन टाइप का क्वेश्चन होते हैं, और आप अगर एक एक करके बनाते जाइएगा, कलर करते जाइएगा, तो हो सकता है समय के अभाव में लास्ट में वो क्वेश्चन छूट न जाए जो बहुत इजी था। इसीलिए मेरा एक ही थ्योरी रहता था कि मैं जब भी पीटी का एग्जाम देता हूं, एग्जाम देता था, अब तो पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, तो जब भी एग्जाम देता था तो समस्या मतलब कि मैं 10 से 15 मिनट में एक बार पूरे क्वेश्चन को देख जाता था, और जो बहुत इजी टाइप के 15-20 क्वेश्चन थे उसको टिक कर लेता था, और उसको सबसे पहले कलर कर लेता था। मतलब ये छूटना नहीं चाहिए। और वही क्या होता है कि लास्ट में जब छूटता है तो बहुत तकलीफ होती है कि जान रहे थे लेकिन बनाए नहीं, छूट गया, नजर ही नहीं पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं, तो यही कुछ कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान रखिए। चूंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मैं क्या करता था, उसके बाद जो नहीं आ रहा है पहले से ही दिमाग में बैठा लिया, उसके बाद फर्स्ट राउंड में बना लिया जो बहुत मोस्ट इजी है, सेकेंड राउंड में दिमाग में बैठा लिया कि या तो बी या तो सी, अगर बी मारेंगे तो सब बी ही, सी मारेंगे तो सी ही, मतलब जो मुझे नहीं आ रहा है उसको बी ही मारना है, जो नहीं आ रहा है सी ही। अब पहली बार जब ई ऑप्शन दिया था तो मैंने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे ई ही मारना है। 17 क्वेश्चन सही हो गए, 17 क्वेश्चन सही हो गए तो 17 प्लस हो गया, तो 17 प्लस हो गया। तो ये तरीका है, टेक्निक है पीटी निकालने का। और जो आ रहा है तो बनाते गए, नहीं आ रहा तो दिमाग में बैठा है वो करते चले जाइए, काहे कि ये ऑब्जेक्टिव है दुनिया की। मतलब कि कितना भी दिमाग लगा दीजिएगा तो दिमाग लगाने से नहीं बनना है, दिमाग लगाने से नहीं बनना है। जीएस आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ते जाइए। बहुत लोग विचार करने लगते हैं, विचार करना यूपीएससी वाले पे, वहां बीपीएससी में विचार करना नहीं है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अगले बार। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या था, वास्तविक संस्थापक। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। क्या क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट चंद्रगुप्त फर्स्ट टाइम पीरियड 319 से 335 ईस्वी। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। तीसरा पॉइंट, ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, उसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। चौथा पॉइंट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड, वह गुप्त संवत का संस्थापक था, गुप्त संवत का संस्थापक था। पांचवा पॉइंट, वी हैव 2 सिल्वर कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित जो 2 रजत मुद्राएं हैं, चांदी की मुद्राएं हैं, जिससे फ्रॉम व्हिच वी केम टू नो अबाउट चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसके थ्रू हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम की जानकारी का जो मुख्य प्रमाणिक स्रोत है ये रजत सिक्के ही हैं। इस रजत सिक्के में आकृति बनी हुई है किसकी, चंद्रगुप्त प्रथम की। और क्या उस पर लिखा हुआ है महाराजा धीराज, और क्या उस पर लिखा हुआ है लिच्छवी कुमार देविया। तो मतलब यह है, कहने का अर्थ है कि कुमार देवी इसकी पत्नी थी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, उससे इसका विवाह हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, तो इसमें तो 2 रजत मुद्राएं मिली हैं, इसी पर पता चलता है कि इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। उसमें टाइम पीरियड भी है कि उसने गुप्त संवत की शुरुआत की। सब ये सिक्का से ही पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से, मतलब कि ये इंस्क्रिप्शन बोलते हैं कॉइन से ही पता चलता है। जो रजत सिक्का है उसी से पता चलता है, उसी का एनालिसिस करके विद्वानों ने इतना निष्कर्ष निकाला कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और यहां पर क्या है कि उसका विवाह हुआ, गॉट मैरिड विथ लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी की राजकुमारी से इसका विवाह हुआ। और इसने गुप्त संवत की शुरुआत की 319-20 ईस्वी में। क्लियर, हाँ ईस्वी 319-20 ईस्वी है, एडी है, बीसी नहीं है, बीसी तो खत्म हो गया, अब एडी है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट रूलर पे आते हैं। पहला में कोई डाउट नहीं ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट क्लियर। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट जो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद काच शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद काच शासक बना, जो क्या था, वीक रूलर था। ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग रूलर, वो स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है, कमजोर शासक है। एंड ही वॉज रिप्लेस्ड बाय समुद्रगुप्ता, तो काच वॉज रिप्लेस्ड बाय समुद्रगुप्ता।
समुद्रगुप्त के द्वारा काच को पदस्थापित कर दिया गया, हटा दिया गया, एंड समुद्रगुप्त बिकेम द किंग। तो ये शासक बना। इसने भी कई उपाधियां ली, स्पेशली जो व्याघ्र पराक्रम, अप्रतिहत, वीणा वादक। एक्चुअली जो सिक्का चला है ना, तो सिक्का चला है, इसके सिक्के से पता चलता है कि एक सिक्का में बाघ को मारते हुए, मतलब कि बाघ के मुंह में हाथ दिया हुआ इस तरह की आकृति मिलती है, तो व्याघ्र पराक्रम उस पर लिखा हुआ है। तो व्याघ्र पराक्रम इसकी उपाधि थी। लिच्छवी दोहित्र, ही इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन, तो इसके बारे में पहले याद रखिएगा। समुद्रगुप्त से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू समुद्रगुप्ता, टाइम पीरियड 335 टू 375 एडी, 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त का काल क्या है? 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। सेकेंड वन, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। फर्स्ट पॉइंट हो गया 335 से 375। सेकेंड पॉइंट, सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल। थर्ड पॉइंट, इसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, एक्सपेंशन इन गुप्ता एम्पायर। तो गुप्त साम्राज्य का इसने विस्तार किया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर। एंड ही इंटीग्रेटेड इंडिया, जो कह सकते हैं भारत को इसने क्या किया? एकीकृत किया। नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया वॉज इंटीग्रेटेड बाय समुद्रगुप्ता। इन एंशिएंट पीरियड ही वॉज द लास्ट रूलर who had done the integration of India, North India and South India। जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के एकीकरण को संभव किया, वो ये समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त अंतिम शासक था। तो पहला पॉइंट हो गया 335 से 375 ईस्वी काल। दूसरा हो गया सबसे शक्तिशाली। तीसरा हो गया गुप्त साम्राज्य का इसने विस्तार किया। वी कम टू नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया है समुद्रगुप्त से संबंधित तो प्रयाग प्रशस्ति से ही पूछा गया। हाँ, इट वॉज रिटन बाय हरिसेन। हरिसेन वॉज द राइटर इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त का दरबारी लेखक था, समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था हरिसेन। हरिसेन ने ही लिखी है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो उत्कीर्ण करवाया इसी ने करवाया। अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में याद रखिएगा, यह क्या है कि 33 पंक्तियों वाला, 33 पंक्तियों का एक वाक्य है। मतलब पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा कि यह प्रयाग प्रशस्ति है। इस प्रयाग प्रशस्ति में 33 लाइन है, इस तरह से करके, मतलब 33 लाइन है, 33 लाइन है। बट इन अ सेंटेंस, एक ही वाक्य में 33 लाइन बना दिया गया और उसी में सारी गाथा बता दी गई है समुद्रगुप्त की। तो ये अपने आप में यूनिक है इंस्क्रिप्शन, एक यूनिक इंस्क्रिप्शन है कि इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति इज एन इंस्क्रिप्शन इन विच देयर इज अ सेंटेंस ऑफ 33 लाइन्स। तो 33 पंक्तियों का एक वाक्य है, इन विच द विक्ट्री ऑफ समुद्रगुप्त वॉज डिस्क्राइब्ड, जिसमें कि समुद्रगुप्त के विजयों की चर्चा मिलती है। तो इट वॉज प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति था, रिटन बाय हरिसेन। हरिसेन के द्वारा लिखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रशस्ति, इस प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त वॉन द 9 जो रूलर्स ऑफ 9 स्टेट्स ऑफ आर्यावर्त एंड 12 स्टेट्स ऑफ दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ के 12 शासकों को, 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ एंड 9 रूलर्स ऑफ आर्यावर्त वेर डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया गया। ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट? पहला पॉइंट हो गया 335 से 375 ईस्वी, याद हो गया। दूसरा है कि मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली। तीसरा पॉइंट, साम्राज्य का विस्तार किया। चौथा पॉइंट, इसकी जानकारी का स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है। पांचवा पॉइंट, प्रयाग प्रशस्ति 33 पंक्तियों में लिखा गया एक वाक्य है, 33 पंक्तियों में लिखा गया एक वाक्य है। छठा पॉइंट हो गया कि इसकी रचना हरिसेन ने की, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। सातवां पॉइंट हो गया कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया।
और सो इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर भारत का नेपोलियन कहा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने, V.A. स्मिथ ने। तो V.A. स्मिथ ने किसको कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ही इज ऑल्सो नोन एज लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसकी माता लिच्छवी की राजकुमारी थी। इसकी माता लिच्छवी राजकुमारी थी, कुमार देवी थी, तो ये लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। और जो व्याघ्र पराक्रम यानी कि इसके सिक्कों पर इसे बाघ को मारते हुए दिखाया गया, व्याघ्र पराक्रम लिखा हुआ। वीणा वादक, यह वीणा बजाते हुए एक इसका सिक्का जारी किया गया है, इसीलिए इसको वीणा वादक बोलते हैं, इसको व्याघ्र पराक्रम बोलते हैं। तो इनके सिक्कों से गुप्तों के जानकारी का प्रमुख स्रोत गुप्तकालीन सिक्के हैं। कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड आर द मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्त काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। व्याघ्र पराक्रम सिक्के किसने चलाया? समुद्रगुप्त ने चलाया। वीणा वादक सिक्के किसने चलाया? समुद्रगुप्त ने चलाया। मतलब ये एक म्यूजिशियन भी था, संगीतज्ञ भी था। क्वेश्चन पूछता है कि संगीतज्ञ लेखक के रूप में बोला जाता है ना, तो लेखक के रूप में हर्षवर्धन की चर्चा आती है, राजा भोज की चर्चा आती है। जो लेखक है, राइटर है, उसने कई किताबें खुद लिखी है, लेकिन लेखक शासक के रूप में और संगीतज्ञ शासक के रूप में चर्चा आती है, तो समुद्रगुप्त की चर्चा आती है प्राचीन भारत में। क्लियर? तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है समुद्रगुप्त से संबंधित। दिमाग में बैठ गया? बाकी नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल ही हैं, विस्तार से पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसका सार मैंने यहां डाल दिया है। जो नोट्स आप पढ़ेंगे तो उसका सारांश मतलब कि समराइज फॉर्म है, क्या क्या पॉइंट इससे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने की। अच्छा, जब अभिलेख की चर्चा करते हैं ना, कुछ अभिलेख और उसके लेखक की से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली देखिए, चार अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका लेखक से क्वेश्चन आता है। एक तो हो गया ये प्रयाग प्रशस्ति, लेखक हरिसेन हो गया। इसके बाद आप चलेंगे कि स्कंदगुप्त के समय में, नहीं स्कंदगुप्त, हम मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख का लेखक है वत्स भट्टी। मंदसौर अभिलेख का लेखक है वत्स भट्टी। ये भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा कि एक हो गया प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन है प्रयाग प्रशस्ति का लेखक, हरिसेन। दूसरा है मंदसौर अभिलेख का लेखक है वत्स भट्टी है। इसके बाद एक इंस्क्रिप्शन है एहोल अभिलेख का लेखक है रवि कीर्ति। एक और इंस्क्रिप्शन है क्या, धोई ने लिखा है। धोई की रचना, धोई के द्वारा एक अभिलेख जारी किया था जो विजय सेन से संबंधित है। ये सेन वंश के शासक विजय सेन से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है एंड इट वाज रिटन बाय धोई के द्वारा लिखी गई। धोई। ये चार आप लोग याद रखेंगे, इंस्क्रिप्शंस एंड राइटर। ठीक है, तो ये देवपाड़ा, इंस्क्रिप्शन बाय धोई, तो ये चार अभिलेख याद रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी, एहोल अभिलेख रवि कीर्ति और देवपाड़ा अभिलेख धोई। प्रयाग प्रशस्ति रिलेटेड टू समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति। मंदसौर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड टू कुमारगुप्त से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। एहोल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू पुलकेशिन फर्स्ट एंड हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय ना, पुलकेशिन सेकेंड एंड हर्षवर्धन।
तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन से संबंधित है। देवपारा इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विजय सेन, सेन रूलर ऑफ बंगाल, बंगाल के सेन वंश का शासक था, सेन डायनेस्टी का शासक था। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्रम में भी है, क्रोनोलॉजी में भी है। सबसे पहले समुद्रगुप्त का टाइम है, उसके बाद कुमारगुप्त का टाइम है, फिर आता है पुलकेशिन द्वितीय और फिर विजय सेन आता है। ये क्रम में भी है, क्या राजपूत शासक है, पाल वंश के बाद सेन वंश आया, तो ये क्रम में भी है। एक क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि 4 दे देगा, चारों बोलेगा कि इसको क्रम में सजाइए, कि सबसे पहले कौन सा है, सबसे बाद में कौन सा है। आजकल इस तरह के क्वेश्चंस की संख्या जो है बढ़ने लगी है, तो ये भी याद रखिएगा। और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तो इस तरह से। चलिए नेक्स्ट पे चलें, इसको हटा दें। चलिए तो आगे करते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त के बाद शासक बना कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सबसे महत्वपूर्ण शासक। हालांकि समुद्रगुप्त के बाद शासक बना रामगुप्त। वी कम टू नो अबाउट चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग जानते हैं, किससे जानते हैं, तो देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक से। एक तो देवी चंद्रगुप्त पुस्तक से, दूसरा उदयगिरी गुहालेख, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन एंड the book Devi Chandraguptam are the main sources of information of Chandragupta II, who is known as Vikramaditya in history, जो इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। टाइम पीरियड वाज 380 AD टू 412 AD, 380 से 412 ईस्वी है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है किसके लिए, कि इसे विक्रमादित्य कहा जाता है। और इसके दरबार में नवरत्न थे, 9 दरबारी विद्वान थे नवरत्न। और इसी के समय में फाहियान भारत आया था, जिसने भारत को ब्राह्मणों का देश कहा था। तो मध्य देश को, मध्य भारत को यानी उत्तर भारत को, ये जो है मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा था, ब्राह्मणों का देश कहा था। अब इसी पर डाउट होता है, कुछ लोग इसी आधार पर बोलते हैं कि गुप्त शासक जो होंगे वो ब्राह्मण होंगे। और हालांकि अधिकांश जो ग्रंथ वगैरह है वो इनको वैश्य सिद्ध करते हैं, गुप्तों को वैश्य सिद्ध करते हैं। आज भी गुप्ता जी है ना वैश्य क्लास से, तो उस आधार पर गुप्तों को वैश्य अधिकांश लोग मानते हैं। हालांकि कुछ इंस्क्रिप्शन है जो इसको ब्राह्मण सिद्ध करता है, जैसे कि प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ था वो वाकाटक नरेश से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के शासक किससे हुआ था, तो रुद्रसेन है, इसे है रुद्रसेन से, रुद्रसेन नहीं, वहां पर याद रखेंगे वाकाटक शासक से हुआ। और वाकाटक जो थे वो ब्राह्मण थे, वाकाटक शासक जो थे वो ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों से पुत्री का विवाह हो रहा है, तो इसी कारण से क्या है, वो रुद्र सिंह तृतीय शायद है, तृतीय, हाँ रुद्रसेन द्वितीय ना, दिया हुआ मेटेरियल में ना, हाँ मेटेरियल में दिया हुआ है। रुद्रसेन द्वितीय जो है वो प्रभावती गुप्त का हस्बैंड है। प्रभावती गुप्त मैरिड विथ रुद्रसेन द्वितीय, और रुद्रसेन द्वितीय वाज द वाकाटक रूलर, और प्रभावती गुप्त वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। और प्रभावती गुप्त का है पूना ताम्रपत्र लेख, पूना ताम्र लेख, कॉपर इंस्क्रिप्शन ऑफ पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रभावती गुप्त एंड द गुप्ता रूलर्स। गुप्त शासक की वंशावली दी गई है पूना ताम्रपत्र लेख में। और प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था वाकाटक नरेश से। अब वाकाटक कहाँ थे, वाकाटक विंध्याचल वाले क्षेत्र में। यानी आप अगर इंडिया का मैप अगर आपके दिमाग में हो, इंडिया का मैप अगर आपके दिमाग में हो, तो याद रखेंगे कि जो वाकाटक है, वाकाटक का जो एरिया है वो एरिया यानी गुप्तों का एरिया इधर है, स्पेशली मध्य प्रदेश वाला एरिया, मध्य प्रदेश और बिहार वाला एरिया। और यहां पर है वाकाटक, यहां है वाकाटक इस साइड में है वाकाटक। बाद में हम लोग देखें, हाँ नहीं, चालुक्य का देखिए, चालुक्य जो है ना ये गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक ये पूरा चालुक्य है, चालुक्य का बहुत है।
अनहिलवाड़ के चालुक्य हैं, फिर उसके बाद वेंगी कल्याणी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य के बाद वातापी के चालुक्य हैं, वेंगी के चालुक्य हैं। तो ये पूरा जो है ना गुजरात से लेकर के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक ये चालुक्य हैं। चालुक्यों की 4 शाखाएं थी, तो उस पर हम लोग बाद में करेंगे। और मेन जो शाखा है, जो सबसे पुरानी शाखा है, वो गुजरात वाला एरिया में। चालुक्य शासक गुजरात में ही न हुए। पुलकेशिन भी तो चालुक्य शासक था, गुजरात का था ना, गुजरात का था, जिसने कि क्या किया था 600 नहीं वो पुलकेशिन गुजरात का नहीं है, वो है आपका यहाँ का दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत का है, जिसने कि 630 ईस्वी में पराजित किया। उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो ये है आपका तो वाकाटक। अब बाद में देखिएगा कि इसी में क्या हुआ है ना कि यहाँ मौखरी आए, मौखरी आए। मौखरी कहाँ पे आए? तो मौखरी कन्नौज क्षेत्र में आए, कन्नौज यानी यूपी, उत्तरी यूपी, मौखरी। और मौखरी यहाँ है, और यहाँ थानेश्वर में पुष्यभूति आए, पुष्यभूति। जब गुप्तों का पतन होता है ना, तो ये प्रमुख वंश उत्तरगुप्त शासक, वाकाटक, यहाँ वल्लभी में मैत्रक और यहाँ गौड़, ये कुछ प्रमुख शासक पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखते हैं। गुप्त काल का जब अंत होता है, और इन्हीं सब में सबसे शक्तिशाली हुआ था पुष्यभूति। पुष्यभूति का प्रभाकर वर्धन था, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं गुप्त काल कर रहे हैं। गुप्त काल में पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। फिर कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद काच के बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का रामगुप्त। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कितना से कितना है? 380 से 312। अच्छा, 412, 380 से 412 ईस्वी तक इसका काल है। इसकी जानकारी का स्रोत देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक का लेखक है कौन? जिसने लिखा था वो पहली पुस्तक है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की 2 प्रमुख पुस्तक है, विशाख दत्त की 2 प्रमुख पुस्तक है, एक है मुद्रा राक्षस, दूसरा देवी चंद्रगुप्तम। तो इससे पता चलता है कि विशाख दत्त किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, मतलब कहने का इसी काल में, गुप्त काल में है, गुप्त काल में विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। क्या जानकारी मिलती है पता है? एक कहानी है इसमें। कहानी यह है कि जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई तो रामगुप्त शासक बना। रामगुप्त बहुत ताकतवर नहीं था, उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी उसकी, या उसी को ध्रुव देवी भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत पत्नी थी। अब खूबसूरत थी तो उसकी खूबसूरती की चर्चा बड़ी हो रही थी। तो एक शख्स शासक था, उसको वो पसंद आ गई। अब पसंद आ गई तो उसमें है कि उसने अटैक किया, और जब अटैक किया तो कमजोर था, भाग गया पत्नी को छोड़ के। तो पत्नी को छोड़ के भाग गया, तो उसने भी पत्नी को, वो भी पत्नी को उठा के लेके चला गया। तो जब शख्स शासक ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाभी को लेके चला गया, अब इसने क्या किया? नारी का भेष बनाया। नारी का भेष बना के चूंकि शख्स शासक के पास गया, और बोला जाता है कि शख्स शासक की हत्या कर दी और ध्रुव देवी को मुक्त करा के लाया। अब चूंकि मैं मुक्त करा के लाया तो स्वाभाविक सी बात है, भैया कमजोर थे, भैया को भगा दिया, भाभी से ही विवाह कर लिया, उसी से जो ध्रुव देवी से विवाह कर लिया, और तब जो है सो ये शासक बना। तो ये कहानी जो है देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में है। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में है। देवी चंद्रगुप्तम से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और एक है उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन है। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन से हमें इसके विजय अभियानों की चर्चा मिलती है। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन से विजय अभियानों की चर्चा मिलती है। किसके विजय अभियानों की चर्चा मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। जैसे प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा मिलती है। We come to know that victory of Samudragupta from Prayag Prashasti, and came to know the victory of Chandragupta from Udayagiri inscriptions. Udayagiri inscription से हमें जानकारी मिलती है किनके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों की। इसने उपाधि ली। अब शख्स शासक को हराया तो साकारी की उपाधि ली, साकारी की उपाधि ली, साकारी की उपाधि ली। शख्स शासक को पराजित किया, जो देवी चंद्रगुप्तम की कहानी के अनुसार। तो Shak ruler was defeated by Chandragupta Dvitiya, and Chandragupta Dvitiya taken the title of Sakari, and he had started the Vikram period again, and so he is known as Vikramaditya.
तो विक्रमादित्य की उपाधि ली, विक्रम संवत की शुरुआत की। तो 2 टाइटल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 टाइटल। हालांकि महाराजा धीराज, परम भट्टारक, ये सब जो पहले से चला आ रहा था। अच्छा, परम भट्टारक की उपाधि लेने वाला जो पहला शासक था ना, वो आपका समुद्रगुप्त था। लेकिन ये सब उपाधियां, महाराजा धीराज की उपाधियां, परम भट्टारक की उपाधियां, ये परम भागवत की उपाधियां, ये लगभग सब ले लेते थे। हाँ, ये है कि पहला महाराजा धीराज किसने लिया था, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसीलिए डाउट मत कीजिएगा। इसको सकारी भी बोला जाता है, इसको भी सक्रादित्य बोला जाता है, लेकिन सक्रादित्य के रूप में जो पॉपुलर था वो स्कंदगुप्त था, सक्रादित्य के रूप। लेकिन इसको भी सक्रादित्य बोला जाता है, इसको भी सकारी बोला जाता है, लेकिन जिस रूप में ये पॉपुलर अधिक है तो उसमें ये है विक्रमादित्य। जैसे कि कुमारगुप्त फेमस है महेंद्रादित्य के रूप में, महेंद्रादित्य के रूप में। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर कि वो पॉपुलर है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। रामगुप्त कमजोर शासक था, उसको रिप्लेस कर दिया, रामगुप्त को रिप्लेस कर दिया किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक से। इसने उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि ली, साकारी की उपाधि ली। इसके 9 दरबारी विद्वान हैं, 9 दरबारी विद्वान हैं, और 9 की चर्चा आगे दिया हुआ है, हालांकि मुझे याद है, लेकिन ऐसे बार बार अब देखेंगे ना। 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कालिदास लेखक है, कालिदास लेखक है। वराहमिहिर जो है वो खगोलज्ञ है, साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉमिस्ट है। और उसके बाद जो है धनवंतरी डॉक्टर है, धनवंतरी डॉक्टर है। सेनापति है अमर सिंह, अमर सिंह सेनापति है। इसके बाद 5 एंटरटेनर हैं, छपनक, घटपरकर, शंकु, बेताल भाट और वररुचि। तो ये 5 एंटरटेनर हैं, मतलब कि बाकी दरबारी हैं, जिसको नवरत्न बोला जाता है। लेकिन उसमें 4 इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आता है। धनवंतरी डॉक्टर था, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। दूसरी बात, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था, और फाहियान ने इसे ब्राह्मणों का देश कहा, ब्राह्मणों का देश कहा। जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में यहाँ जो भी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में फिर जो छूटा हुआ जो पॉइंट है वो भी हम लोग कर ले रहे हैं। दूसरी बात, जो क्लास में ले रहा हूं, इस क्लास के बाद अगर आप पढ़ना चाहें कोई किताब, तो मैं बार बार बोलता हूं घटना चक्र वाले जो क्वेश्चन बैंक है वो मेरे साथ साथ देखते जाइए। तो क्या हो जाएगा, जो छूटा हुआ जो क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहां से चैप्टर क्लियर होगा कि चैप्टर क्या कर रहा है, उसके बाद वहां से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देखते हैं, ये क्लियर। तो क्या क्या पॉइंट था एक बार फिर से फटाफट कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल क्या है, 380 से 412 ईस्वी। दूसरा कि इसकी जानकारी का स्रोत देवी चंद्रगुप्तम, जो किसके द्वारा लिखा गया, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। इसके विजय अभियानों की चर्चा उदयगिरी अभिलेख से मिलती है। इसकी उपाधि क्या क्या है, विक्रमादित्य और साकारी। इसके 9 दरबारी विद्वान है जिसे नवरत्न कहा गया। और इसके समय में फाहियान भारत आया था। फाहियान 399 से 400 मतलब 13-14 तक रहता है, 414 ईस्वी। तो लगभग 15 साल तक रहा था, 15 साल तक। तो ये फाहियान भारत आया था, फाहियान भारत आया था। फाहियान ने ब्राह्मणों का देश कहा था, मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा था। एक पॉइंट और मैंने अभी बताया था, प्रभावती गुप्त का पूर्ण ताम्रपत्र, उससे भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम जानकारी मिलती है। और प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे। अब वाकाटक शासक जो थे ब्राह्मण शासक थे, वाकाटक। अब मैप में भी मैंने दिखा दिया था कि कहां पर अवस्थित है। चलिए आगे हम लोग करते हैं। रुद्रसेन रहता, कहेंगे रुद्र सिंह द्वितीय, रुद्र सिंह द्वितीय। चलिए, दरबारी 9 रत्न, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। पहला कौन है, कालिदास जो है, ये कौन है, लेखक हैं, कालिदास राइटर। इनकी 7 पुस्तकें हैं, 7 पुस्तकें ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, फिर कुमार संभवम, रघुवंशम, फिर ऋतु संहारम। ऋतु संहारम के बाद मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, और एक बच गया, एक और बचा, रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छा, 7 पुस्तक आ जाएगा, वो लिखूंगा तो आ जाता है। कालिदास लेखक है। वराहमिहिर कौन है, खगोलज्ञ है, खगोलज्ञ है। वराहमिहिर की सबसे फेमस पुस्तक है पंचसिद्धांतिका, पंचसिद्धांतिका, पंचसिद्धांतिका इसकी सबसे फेमस बुक है। धनवंतरी कौन है, चिकित्सक है, चिकित्सक है, डॉक्टर है। अमर सिंह कौन है, तो सेनापति है, सेनापति है।
ये 4 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन है। बाकी बेताल भट्ट, छपनक, शंकु, वररुचि, घटपरकर। बेताल भट्ट, छपनक, शंकु, घटपरकर, वररुचि। पता अच्छी अच्छी चीजें जनरली देखिएगा कि याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन गंदी गंदी चीजें ज्यादा याद रहती हैं। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि हाँ, गंदी बातें देखिएगा ज्यादा समय तक लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो हुआ ये कि दिल्ली में एक स्टूडेंट हम लोग के साथ में पढ़ती थी, एक लड़की थी, तो उसको फैक्ट बड़ी याद रहता था। तो पूछते थे कि वंदना बताओ कि कैसे याद करती हो इतना सारा चीज़। तो बोलते क्या कि नहीं बता सकते हैं। तो क्यों? तो बहुत गंदा ट्रिक है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि वो मैंने दिमाग में बैठा लिया, मतलब मैंने बना लिया, मैं दूसरे को नहीं बता सकती हूँ। तो ऐसा क्या होता है कि अब ट्रिक अपना ही काम आता है, दूसरे का ट्रिक काम नहीं आता है। इसलिए दूसरे का ट्रिक पढ़िएगा तो एन वक्त एग्जाम में भूलने की संभावना रहेगी। तो ट्रिक अपना बनाइए, इसी का फर्स्ट लेटर सबका ये करके और जोड़ करके कुछ ट्रिक बना लीजिए। वो अपना ट्रिक बना हुआ रहेगा तो ज़्यादा समय तक, मुझे तो याद ही हो गया, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। जिस समय मैं खुद तैयारी करता था, यानी कि खुद के लिए तैयारी करता था, उसमें इतने फैक्ट याद नहीं थे और उस समय एग्जाम आराम से निकल जाता था। और जब पढ़ाने लगा तो ज़्यादा फैक्ट्स याद हो गए। इसी बीच में 1 नंबर से एक बार पीटी छूट गया था। तो नहीं, उसका कारण ये था ना, ओवर कॉन्फिडेंस। लगता था कि यार क्या दिक्कत है, बीपीएससी है ना, जाएंगे बैठेंगे हो जाएगा। और उसी समय मैं अपने इतिहास मुख्य परीक्षा की एक किताब तैयार कर रहा था, शिवांगन पब्लिकेशन से तैयार किया था, इतिहास मुख्य परीक्षा की एक किताब तैयार किया था। तो अभी अब अपना पब्लिकेशन से इधर से निकलेगा, या हो सकता है कि केबीसी नैनो से निकल सकता है। तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब जैसे कि सिलेक्शन के बाद, अब थोड़ा सा टैग लग जाने के बाद लोग वैल्यू ज़्यादा देने लगते हैं। ये भी समस्या है। बहुत ईमानदारी से भी पढ़ाइए ना, तब आपके पास कोई टैग नहीं है तो लोगों को थोड़ा डाउट लगता है। लेकिन जब टैग लग जाता है कि हाँ बीपीएससी सेलेक्टेड हैं, तो फिर ज़्यादा जो है सो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और ये समस्या है, अपने देश की समस्या है, ठीक है, वहाँ पूरे देश की समस्या है। यहाँ क्या है ना कि बहुत ज्ञान वाले को कम व्यू मिलता है, जो कम ज्ञान वाले हैं उनका लाखों में व्यू चला जाता है। ये समस्या है कि जिसने आज तक पीटी नहीं निकाला वो देखिएगा अभी नंबर 1 जो यूट्यूबर है, जो जिसने अभी तक पीटी का एग्जाम नहीं दिया। अब उनके बारे में लोगों को पता तक नहीं, लोगों को पता है पीएचडी कर लिया है, ऐसे बात बोलते हैं कि लगता है पीएचडी कर लिया है, लेकिन पीटी तक नहीं दिया है। और इवन की जो ग्रेजुएशन कंप्लीट पता नहीं हुआ कि नहीं, पिछले बार एडमिशन ही लिया था। चर्चा टॉप मोस्ट जब मैं बोल रहा हूं तो स्वाभाविक सी बात है, समझ ही गए होंगे, नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए तो देखिएगा, यहां याद रखिएगा। तो इस तरह से क्या है, ठगी होती है और ठग लोग जो है ना ज्यादा राइज करते हैं। कारण क्या होता है ना कि देखिए 100 में 90 स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं होते हैं, 10 ही रिजल्ट देते हैं। इतने लोग आते हैं उसमें 10 ही रिजल्ट देते हैं। तो उस 10 को नहीं, अब कुछ लोगों ने क्या किया, यूट्यूब पे ये टारगेट किया है कि 90 को ही टारगेट करना है, पैसा कमाना है, उसके रिजल्ट से हमको कोई लेना देना नहीं। तो अब उन लोगों को मजा आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो हम लोगों ने देखा गुप्त शासक में सबसे पहले श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद रामगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बाद नहीं, काच के बाद समुद्रगुप्त। अच्छा, सबसे पहले श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद काच के बाद समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गोविंदगुप्त के बाद फिर कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। इतना रखना है। फाउंडर है गुप्त वंश का श्रीगुप्त, गुप्त काल का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, अंतिम शासक आइदर भानुगुप्त और विष्णुगुप्त, कोई एक रहेगा, ठीक है। और एरन अभिलेख सती प्रथा का साक्ष्य किससे संबंधित है, भानुगुप्त संबंधित है। भानुगुप्त की का सेनापति गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती हो गई। चलिए, अब दरबारी नवरत्न में इतने लोग हैं, इसको हाँ नहीं, विक्रम बेताल की जो कहानी है ना, वो विक्रमादित्य जो है वो चालुक्य शासक है। हाँ, उसी से संबंधित सिंहासन 32 एक है, जो विक्रमादित्य षष्ठ है ना। जब चालुक्य शासक पढ़ेंगे ना तो उसमें विक्रमादित्य षष्ठ है, तो उसका जो दरबारी लेखक था, एक तो था वो बिलहन था, जिसने विक्रमांक देवचरित पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा उसी के समय में सिंहासन 32 एक पुस्तक लिखी गई थी, यानी राजपूत काल जो है ना, एक चीज देखिएगा,
फिर अगेन डिक्लाइन होता है पावर का, पॉलिटिकल जो है डिक्लाइन का पीरियड है, राजनीतिक रूप से पतन का काल है, लेकिन उस समय सांस्कृतिक उत्थान का काल है, राजपूत काल। और राजपूत काल में सबसे ज्यादा जो पुस्तकें लिखी गई हैं आप देखेंगे राजपूत काल में ही लिखी गई हैं सबसे ज्यादा पुस्तकें। तो उसी में जो है बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो राजपूत शासक पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, वो पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। इसके बाद अगला सेक्शन वही आएगा, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। तो ये हो गया आपका नवरत्न में, नवरत्न हो गया। अब इसके बाद कुमारगुप्त पे आते हैं। कुमारगुप्त से संबंधित क्या क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो कुमारगुप्त से संबंधित है, कुमारगुप्त की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? मंदसौर अभिलेख। हालांकि याद रखिएगा सबसे ज्यादा अभिलेख जारी करने का श्रेय इसी को जाता है। गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख इसी ने जारी किया था। इसी से संबंधित भीतरी अभिलेख में भी इसकी जानकारी मिलती है, मंदसौर अभिलेख में भी इसकी जानकारी मिलती है, ग्वालियर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर इंस्क्रिप्शन वाज मंदसौर इंस्क्रिप्शन। सबसे जो प्रसिद्ध अभिलेख है वो मंदसौर अभिलेख है, विच वाज रिटन बाय वत्स भट्टी, जो वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया है, वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया है मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। टेस्ट चालू कर दिया है ना आप लोगों ने? हाँ हाँ, टेस्ट चालू कर दीजिए, या जो भी अगर स्टार्ट होती है टेस्ट तो टेस्ट चालू कर दीजिए। और अब यहाँ जो आप लोगों को जो एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें सिलेक्टेड लोग आप लोगों की क्लास ले रहे हैं, सारे के सारे सिलेक्टेड लोग हैं वो क्लास ले रहे हैं, या आइदर आप इंटरव्यूअर तक जो इंटरव्यू तक जो जा रहे हैं वो आपकी क्लास ले रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि सर का जो गाइडलाइन है, रंजीत सर का जो गाइडलाइन है वो आप लोगों को मिल रहा है, और उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाने का प्रयास कीजिए। और रही बात कि मैं बार बार बोलता भी रहा हूं क्लास में कि कोई संस्थान आपको सिलेक्ट नहीं कर सकता है, कोई संस्थान आपको सिलेक्ट नहीं करा सकता है, सिलेक्शन खुद से ली जाती है। अच्छा गाइडलाइन चाहिए तो और क्या गाइडलाइन चाहिए, सिलेक्टेड लोग आपको मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अनुभवी, सब अच्छा खासा अनुभव, 2008 बैच के सर हैं। और उसके बाद जो है सो मेरा सिलेक्शन भले अभी हुआ है, लेकिन 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 18वां साल हो गए पढ़ाते हुए। तो वो अनुभव है, यानी कि जो सार आप लोग को मिल रहा है उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलना है। और क्वेश्चन बैंक, मैं बार बार बोलता हूं, चैप्टर के साथ क्वेश्चन बैंक जरूर देखिए। क्वेश्चन बैंक देखिएगा, घटना चक्र वाला क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कुमारगुप्त से संबंधित मंदसौर अभिलेख है, वत्स भट्टी द्वारा लिखित है। कुमारगुप्त के भी रजत सिक्के प्राप्त होते हैं, और इस रजत सिक्के में दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक मयूर की आकृति वाले सिक्के, मयूर की आकृति उस पर बनी हुई है, और दूसरा अश्वमेध वाला, अश्वमेध मतलब कि घोड़ा बगल में बंधा हुआ है और यज्ञ वेदी है, यज्ञ वेदी के बगल में घोड़ा बंधा हुआ है, यानी कि घोड़ा को छोड़ा जाता है, घोड़ा जहां जहां गया वो एरिया अपना। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार का प्रतीक है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कुमारगुप्त से रिलेटेड पहली बात तो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू कुमारगुप्ता, इट वाज रिटन बाय वत्स भट्टी। रजत सिक्के, तो सिल्वर कॉइन्स, वी हैव सम सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम कुमारगुप्ता। और कुमारगुप्त से ही संबंधित ग्वालियर अभिलेख भी है, एक ग्वालियर इंस्क्रिप्शन भी है, ग्वालियर अभिलेख भी जो है कुमारगुप्त से संबंधित है। और यह भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख जारी किया था कुमारगुप्त ने, पूछा गया क्वेश्चन है गुप्त शासकों में अमंग द गुप्ता रूलर्स मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस वेर इशूड बाय कुमारगुप्ता। कुमारगुप्त के द्वारा सबसे अधिक अभिलेख जारी किए गए। इसकी उपाधि टाइटल वाज महेंद्रादित्य, लेकिन ऐसी बात नहीं कि केवल महेंद्रादित्य था, परम भट्टारक भी है, महाराजा धीराज भी है, यानी जो उपाधियां पहले गुप्त शासकों ने लिया वो भी इसने लिया, उसके साथ एक उपाधि लिया महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, जहां देखिएगा कि नहीं सर ने तो बताया कि यही उपाधि इनके द्वारा लिखी है, जबकि बाकी के द्वारा भी उपाधियां ली गई हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसने भी महाराजा धीराज की उपाधि ली, बाकी उपाधियां ली, लेकिन महेंद्रादित्य के रूप में यह मुख्य रूप से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के काल में हुई। इन द पीरियड ऑफ कुमारगुप्ता नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड व्हिच वाज डिस्ट्रॉयड बाय द बख्तियार खिलजी, जो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया, वही बख्तियारपुर जंक्शन जो है जिसके नाम पर, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इतने पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की? वत्स भट्टी ने। अब याद हुआ प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन। उसके बाद
मंदसौर अभिलेख का लेखक वत्स भट्टी, ऐहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति, और उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख का लेखक धोई। क्लियर। इसके रजत सिक्के पर मयूर की आकृति मिलती है, मयूर की आकृति मिलती है, और हाँ इसके बाद पीकॉक मिलता है, और अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है। उपाधि महेंद्रादित्य, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद जो शासक हुआ स्कंदगुप्त, काफी पॉपुलर है। इसने हुनों को पराजित किया था। हुन विदेशी आक्रमणकारी थे, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। इससे भी रिलेटेड अभिलेख है, दो अभिलेख सबसे ज्यादा है, एक तो भीतरी अभिलेख, दूसरा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख, ये दो अभिलेख इससे संबंधित अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा मिलती है, और सुदर्शन झील की मरम्मती एट लास्ट इसके समय में भी हुई थी। सुदर्शन लेक वॉज रिपेयर्ड इन द पीरियड ऑफ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में सुदर्शन झील की मरम्मती करवाई गई थी, और मरम्मती किसने करवाया था? चक्रपालित ने, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने। पर्णदत्त वॉज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त था। पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील की मरम्मती करवाया था, और इसके पास से एक दूत मंडल गया था। कहाँ? चीनी सम्राट जो है चीनी संघ सम्राट के दरबार में गया था। इसने हुनों के आक्रमण को विफल किया। तो स्कंदगुप्त से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहली बात तो याद रखिएगा, कुमारगुप्त के बाद अंतिम जो सबसे शक्तिशाली शासक स्कंदगुप्त है। अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक स्कंदगुप्त है। इससे संबंधित प्रमुख अभिलेख है कहोम अभिलेख, और अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखिएगा एक चीज याद रखिएगा, ये गड़बड़ हो गया है। प्रमुख अभिलेख की जब बात करेंगे ना, प्रमुख अभिलेख में भीतरी अभिलेख, कहोम अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। तो तीन अभिलेख इससे संबंधित हैं। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित तीन प्रमुख अभिलेख हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस रिलेटेड टू स्कंदगुप्त। फर्स्ट वन भीतरी इंस्क्रिप्शन, सेकेंड वन कहोम इंस्क्रिप्शन, थर्ड वन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो दीज 3 इंस्क्रिप्शंस आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्कंदगुप्त फ्रॉम कहोम इंस्क्रिप्शन। कहोम अभिलेख में ही वाज कॉल्ड सक्रादित्य, इसे सक्रादित्य कहा गया। कहोम अभिलेख में इसे सक्रादित्य कहा गया। और आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो पुस्तक है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प में इसे देवराय कहा गया। ही वॉज कॉल्ड देवराय इन आर्य मंजूश्री मूल कल्प। एक जैन पुस्तक है आर्य मंजूश्री मूल कल्प, तो इसमें क्या हुआ गया, इसको देवराय कहा गया है। और जो कहोम अभिलेख है इसमें इसको सक्रादित्य कहा गया है। इससे रिलेटेड प्रमुख अभिलेख हैं भीतरी अभिलेख, कहोम अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की मरम्मती की चर्चा मिलती है। और सुदर्शन झील की मरम्मती किसने करवाया था? तो यह करवाया था चक्रपालित ने सुदर्शन झील की मरम्मती करवाया था। चक्रपालित कौन था? तो पर्णदत्त का पुत्र था। पर्णदत्त कौन था? तो पर्णदत्त सौराष्ट्र का गवर्नर था। पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील की मरम्मती करवाई थी। सुदर्शन लेक वाज रिपेयर्ड बाय चक्रपालित वाज द सन ऑफ पर्णदत्त वाज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मती करवाई गई थी। वी कम टू नो अबाउट दिस बाय जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। हम लोग जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। तो यहां आप लोग याद रखेंगे जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने किया था, सौराष्ट्र के गवर्नर ने। किसके समय में? चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसकी मरम्मती करवाई थी तुषास्प ने इसकी मरम्मती करवाई थी अशोक के समय में।
सुविशाख ने इसकी मरम्मती करवाई थी रुद्रदामन के समय में। सुविशाख ने रुद्रदामन के समय में इसकी मरम्मती करवाई थी। और एट लास्ट आप देखेंगे चक्रपालित ने मरम्मती करवाई थी किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है स्कंदगुप्त के समय में। लेकिन याद रखेंगे गवर्नर की बात आएगी, सौराष्ट्र के गवर्नर की बात आएगी तो ये गवर्नर है, ये गवर्नर है, ये गवर्नर है, लेकिन ये गवर्नर नहीं है, यहां परिणत गवर्नर है। परिणत गवर्नर है लेकिन बाकी जगह पर सेम है। पुष्यगुप्त सौराष्ट्र का गवर्नर था, सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तुषास्प सौराष्ट्र का गवर्नर था अशोक के समय में। रुद्रदामन के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर, गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र सुविशाख। और स्कंदगुप्त के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त था जिसका पुत्र था चक्रपालित, जिसने सुदर्शन झील की मरम्मती करवाई स्कंदगुप्त के समय में। इसने हुणों के आक्रमण को विफल किया। हुण वेर द फॉरेन अटैकर, फॉरेन इन्वेडर, तो विदेशी आक्रमणकारी थे हुण, हुणों को पराजित किया था। और इसने चीनी सांग सम्राट के दरबार में दूत भेजा था। ही सेंड एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चीनी सांग रूलर, तो चीनी सांग रूलर के दरबार में इसने अपना एक दूत भेजा था। क्लियर? तो ये इतने पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। सबसे पहले हम लोगों ने किया श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, काच, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, गोविंद गुप्त, कुमार गुप्त, स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त या विष्णुगुप्त। अब इसके बाद सुदर्शन झील, अच्छा ये फिर से ये आ गया, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। सुदर्शन झील की का निर्माण जो है, सुदर्शन झील काफी पॉपुलर है। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और अशोक के समय में तुषास्प ने इसकी मरम्मती करवाया था। रुद्रदामन के समय में सुविशाख ने इसकी मरम्मती करवाया था। और स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त ने इसकी, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसकी मरम्मती करवाया था। पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने। और ये सब क्या है? सौराष्ट्र के गवर्नर हैं, सौराष्ट्र के गवर्नर, सौराष्ट्र के गवर्नर। ठीक है, तो सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने इसकी मरम्मती करवाया था। ठीक है, सौराष्ट्र के गवर्नर। तो अब एट लास्ट हम लास्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद अंतिम है सुदर्शन झील से संबंधित इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये सब गवर्नर है और वहां गवर्नर का पुत्र चक्रपालित है जिसने सुदर्शन झील की मरम्मती करवाया था। क्लियर? हटा दूं? अच्छा, नोट नहीं किए हैं? ये तो मैंने कितनी बार बता दिया। मैंने बताया कि सुदर्शन झील, इसकी चर्चा तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये तो लास्ट टाइम चर्चा कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने चर्चा किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कि पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, ये पुष्यगुप्त निर्माता है, निर्माता है। और ये सब जो है रिपेयरिंग करवाया था, मरम्मती करवाया था, मरम्मती यानी कि निर्माण हुआ है इसके समय में, इसके समय में निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है। और उन लोगों के समय में मरम्मती हुई है, मरम्मती हुई है, सुदर्शन झील की मरम्मती हुई है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चंद्रगुप्त मौर्य पुष्यगुप्त, अशोक के समय में तुषास्प, रुद्रदामन के समय में सुविशाख, स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त, पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित जिसने सुदर्शन झील की मरम्मती करवाया था। चलिए लास्ट पे चलते हैं और अंतिम हो गया कि कालिदास की पुस्तक को एक बार देख लेते हैं। कालिदास की 7 पुस्तकें हैं जिसको 7 महाकाव्य कहा जाता है। तो एक अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें दुष्यंत और जो शकुंतला की प्रेम कथा है। ऋतु संहारम में प्रत्येक ऋतु की विशेषता का वर्णन किया गया, प्रत्येक ऋतु की विशेषता का वर्णन किया गया ऋतु संहार में। मेघदूतम में मतलब कि प्रेमिका अपने प्रेमी को मेघ को दूत बना करके जो पत्र लिखती है, तो ये मेघदूतम में वर्णन है। कुमार संभव, कुमार संभव में कुमार, ये कार्तिकेय के जन्म की कथा है। कार्तिकेय जो है जो शिव के एक पुत्र हैं कार्तिकेय, तो उससे संबंधित है कुमार संभवम, कुंभार संभवम, तो कार्तिकेय से संबंधित है। रघुवंशम में राम कथा को अपने तरीके से प्रेजेंट किया था कालिदास ने। रघुवंशम, रघुवंश, रघुकुल रीत सदा चली आई, तो रघुकुल से संबंधित रघुवंश राम कथा से संबंधित है। मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है, और अग्निमित्र शुंग वंश का शासक है।
शुंग वंश का शासक है। अब विक्रमोर्वशीय में विक्रमादित्य और उर्वशी की प्रेम कथा है। विक्रमादित्य यही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो विक्रमोर्वशीयम। तो 7 पुस्तकें हैं जो कालिदास की पुस्तकें हैं, जिसको 7 महाकाव्य भी बोला जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में एक थे, नवरत्न में एक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में एक थे। तो सबसे पहली पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और जो ये किसका दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। और उसी का पुत्र हुआ था भरत, जिसके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है। वो खूब कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो अंगूठी भुला गई थी, उसके बाद उसको छोड़ दिया था और वो एक मछली खा गई। उसके बाद में उसको पता चला, तो जब गया जंगल जाता है तो देखता है कि एक बालक शेर से लड़ रहा है, तो वही था भरत, उसी के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है। तो वो सब कहानी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की ही कथा, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा। ऋतु संहारम में सभी ऋतुओं की अपनी अपनी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अब मेघदूतम में वही मेघ को दूत बना करके प्रेम कथा है, प्रेम पत्र लिखे जाने का कॉन्सेप्ट है। कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है। रघुवंशम में राम कथा है। मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र पुष्य ये शुंग वंश का शासक था अग्निमित्र। अब विक्रमोर्वशीय में विक्रमादित्य और उर्वशी की प्रेम कथा है। तो ये आज जो है हम लोगों ने गुप्त काल खत्म किया। नेक्स्ट में गुप्तोत्तर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। और गुप्तोत्तर के बाद जो है सो एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगा। लास्ट सेक्शन एक सेक्शन बचा हुआ है, चूंकि टेस्ट भी प्रैक्टिस भी बाकी है, तो प्रैक्टिस साथ में हो जाएगी और उसके बाद हम लोग इसको खत्म कर देंगे।